नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। शाम के 7 बजते ही आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो और खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो अंशुमान सर के साथ खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले फटाफट आपको ये बताते हैं कि आज हम किन खबरों को शामिल करेंगे बोनस पॉइंट में। सबसे पहले बात करेंगे, सरकार ने चना, सरसों और मसूर को समर्थन मूल्य पर खरीदने की बात कही है। क्या है इसके मायने, समझेंगे अंशुमान सर से। इसके अलावा मोटर बीमा महंगा होने की भी आशंका बढ़ गई है। 1 अप्रैल से ही बीमा महंगा होने के आसार हैं। क्या है इस पर नया अपडेट, डिटेल्स पे बातचीत होगी। इसके बाद कर्ज की घटती ग्रोथ पर भी बात करेंगे। पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ आधी रह गई है, इसके क्या मायने हैं, ये भी आज की चर्चा का विषय होगा। इसके अलावा सऊदी अरब की ऑयल कंपनी अरामको ने भारत में बड़ा निवेश करने की तैयारी की है। किन कंपनियों में निवेश हो सकता है और कहां पर इसका असर होगा, इसे भी अंशुमान सर से समझेंगे। और अंत में भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील पर बात होगी। बात कहां तक पहुंची, अमेरिका आखिर चाहता क्या है और भारत को डील से क्या मिल सकता है, ये तमाम विषय जो है आज की चर्चा का विषय होंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मनरेगा से जुड़ी खबर के साथ। सरकार ने मनरेगा के तहत मिलने वाली दिहाड़ी में बढ़ोतरी कर दी है। नए रेट 1 अप्रैल से लागू होंगे। पंजाब, ओडिशा, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में मजदूरों को अब ज़्यादा मजदूरी मिलेगी। महंगाई के बीच ये राहत भरा कदम है, खासतौर से ग्रामीण परिवारों के लिए जो पूरी तरीके से मनरेगा पर निर्भर रहते हैं। सर, कितनी बढ़ोतरी हुई है और किन राज्यों में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली? मनरेगा की दुविधा साल दर साल सरकार की के भीतर बढ़ती जा रही है। एक तरफ सरकार का मानना है कि मनरेगा की ज़रूरत नहीं है और दूसरी तरफ मनरेगा के लिए आवंटन भी बढ़ाना पड़ता है और अब मनरेगा के वेजेस बढ़ाने की या उसकी मजदूरी बढ़ाने का फैसला भी किया गया है। मजदूरी में करीब करीब 7 रुपये से लेकर 26 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है, 2% से 7% तक। वे मान के चलते हैं कि अगर दिल्ली के आसपास देखें तो हरियाणा में मनरेगा का वेज जो है वो 400 रुपये हो जाएगा, जो कि 374 रुपये प्रतिदिन के आसपास था। ये मनरेगा की दिहाड़ी या मजदूरी होगी। का कुछ राज्यों में 7 रुपये तक बढ़ा है और कुछ राज्यों में 2 रुपये के आसपास भी बढ़ा है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, तेलंगाना में बढ़ोतरी ज़्यादा है। हरियाणा में करीब 26 रुपये की बढ़ोतरी है, जो कि सबसे बड़ी बढ़त है। और इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मनरेगा में के वेजेस लगातार बढ़ाने का नियम मनरेगा के कानून में भी है और मनरेगा के जरिए ग्रामीण इलाकों में लैंडलेस लोगों को, भूमिहीन लोगों को काम और रोजगार मिलता है और इसलिए ये बढ़ोतरी कानून में की गई है। इसका असर केंद्र सरकार के बजट पर नजर आएगा। इस बीच सरकार ने किसानों को राहत देते हुए चना, सरसों और मसूर की एमएसपी पर सीधी खरीद को मंजूरी दे दी है। यानी अब बिचौलियों के बिना किसान अपनी फसल सीधे सरकार को बेच पाएंगे। इससे किसानों को दाम की गारंटी मिलेगी और खरीद प्रक्रिया भी पारदर्शी बनेगी। इस बीच चने की नई फसल की आवक से पहले सरकार ने इस पर 10% इम्पोर्ट ड्यूटी भी लगा दी है। सर, सरकार ने एमएसपी पर दाल खरीद का फैसला क्यों लिया है और चने पर इंपोर्ट ड्यूटी का किस तरीके से असर देख रहे हैं? 2 वजह हैं विपुल जी। एक तो ये कि किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने इस बात का वादा भी किया था कि जब भी इन फसलों की कीमत एमएसपी से नीचे होगी तो एमएसपी पर सरकार इसे खरीद करेगी। और इस समय जिन फसलों का जिक्र आपने किया, चना दाल और मस्टर्ड का, इसमें से कुछ की कीमतें एमएसपी से नीचे हैं बाजार में और नई फसल आने की तैयारी है। इसलिए सरकार को के लिए ये जरूरी है कि उस वादे के तहत किसानों को समर्थन दे, उससे समर्थन मूल्य पर खरीद की तैयारी की गई है। केंद्र सरकार ने करीब 28 लाख टन के आसपास, 2.8 मिलियन टन के आसपास चना, इतना ही लगभग मस्टर्ड और 0.94 मिलियन टन के आसपास दालों की खरीद की तैयारी की है। इसके जरिए बाजार में स्पेस बनाने की कोशिश की जा रही है नई फसल के लिए, क्योंकि इस बात का खतरा है कि नई फसल आने के बाद कीमतें और ज़्यादा टूट सकती हैं। और यही वजह दूसरे फैसले की है जिसका आपने जिक्र किया कि चने के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है, क्योंकि चना भारत की सबसे प्रमुख दलहन फसल है, भारत का मुख्य उत्पादन भी है और इस समय चने की कीमतें बाजार में टूटी हुई हैं जी। और इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि अगर आप ट्रेडर हैं और कमोडिटी बाजार में ट्रेड करते हैं तो चने के पे लिए गए सरकार के इस फैसले का क्या असर होगा, वो आप हमारे खास शो एग्रीमीटर में समझ सकते हैं। इस पर हमने डिटेल में बातचीत की वंदना भारती के साथ और समझने की कोशिश की आगे चने की कीमतें किस तरीके से रह सकती हैं। अगर आप किसी ऐसे होटल में ठहरते हैं जहां एक दिन का किराया 7,500 रुपये से ज़्यादा है तो होटल के रेस्टोरेंट में खाना अब और महंगा होगा।
1 अप्रैल से ऐसे रेस्टोरेंट सर्विस पर 18% जीएसटी लगेगा, जो कि पहले 5% या फिर 12% होता था। यानी लग्जरी होटल में खाने का बिल अब थोड़ा और भारी पड़ सकता है। सर, इस नियम को आसान भाषा में आम आदमी कैसे समझ सकता है? विपुल जी, जीएसटी है कि मानता नहीं। जीएसटी जब भी जीएसटी के प्रशासन से जब भी कोई फैसले आते हैं तो वो ऐसे ही पेचीदा होते हैं और इनके बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह से प्रभावित करते हैं। ये फैसला जो आया होटल इंडस्ट्री के लिए, इसे समझना जरूरी है। अगर आप किसी भी ऐसे होटल में रुकते हैं या कोई ऐसा होटल जिसके यहाँ किराया 75 रुपये 100 रुपये से ज़्यादा है, तो जीएसटी के नियमों के तहत वो स्पेसिफाइड प्रेमाइस है। ये तो ठीक हुआ, आप होटल में रुकने जा रहे हैं, आप 7500 रुपये किराया दे रहे हैं, लेकिन उस होटल में बगैर रुके हुए भी अगर उसके रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जा रहे हैं, उसमें रह नहीं रहे हैं, उसके बाद भी अगर उस रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, तो वहाँ आपको 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। और ये नया पेंच है जो होटल इंडस्ट्री के लिए जीएसटी के कानून में आया है कि जो महंगे किराए वाले होटल हैं उनके रेस्टोरेंट्स पर भी, अब रेस्टोरेंट्स में दी जाने वाली सेवाओं पर भी जीएसटी लगाया जा रहा है। इस फैसले का असर 4 स्टार होटल्स पर और 4 स्टार से ऊपर के होटल्स पर पड़ेगा, और इसके साथ रेस्टोरेंट में जो खाना खाने वाले लोग हैं उनकी भी लागत बढ़ेगी। उनकी भी लागत बढ़ेगी, तो कहीं से भी राहत मिलती हुई महंगाई से दिखाई नहीं दे रही। लेकिन इन सबके बीच में 1 अप्रैल से थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। बीमा रेगुलेटर ने इसके लिए नया प्रपोजल रखा है। 2 पहिया और 4 पहिया दोनों गाड़ियों पर असर पड़ेगा। ये वही बीमा होता है जो गाड़ी से किसी को नुकसान पहुंचने पर क्लेम देता है। यानी अब गाड़ी रखना थोड़ा और महंगा हो सकता है। सर, आखिर में ये कितना महंगा पड़ेगा ये बीमा, और इस बढ़ोतरी की वजह आप क्या बता रहे हैं? आज सप्ताह के आखिरी एपिसोड में महंगाई बढ़ाने वाली, महंगाई से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण खबरें हैं, और 1 अप्रैल की शुरुआत कई ऐसी खबरों के साथ हो रही है जिससे कि आपकी ज़िंदगी जीने की लागत बढ़ेगी, जिसमें एक थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस भी है। जैसा विपुल जी ने आपको बताया कि थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस आपकी गाड़ी से किसी तीसरे व्यक्ति को होने वाले नुकसान को कवर करता है, और उसे यदि कोई नुकसान होता है तो उसका हर्जाना देता है। हुआ ये कि 2013 से 2018 तक भारत के इंश्योरेंस रेगुलेटर ने टीपी या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की दरें बढ़ाने के फैसले को रोक रखा था और इजाज़त नहीं दी थी, इसलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की कीमतें नहीं बढ़ी थी। बाकी अगर आप मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम देखें तो लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले सप्ताहों में हमने चर्चा की थी बोनस पॉइंट के कार्यक्रम में, और उन्होंने बताया था कि मोटर इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़ना शुरू हो गए हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़ने की तैयारी है, और वैसा ही है। माना जा रहा है कि 1 अप्रैल से थर्ड पार्टी कवर 15 से 20% बढ़ाया जा सकता है, और इसकी कीमत बढ़ने का मतलब है कि अगर 1 अप्रैल के बाद आपका इंश्योरेंस रिन्यूअल आ रहा है, आपकी कार का आपके वाहन का या ट्रक का किसी का इंश्योरेंस रिन्यू हो रहा है, तो उसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की कीमत की लागत अब 15 से 20% तक बढ़ सकती है। 2013 से 2018 तक इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी या 2 से 3% की कैपिंग की गई थी, लेकिन अब ये बीमा भी महंगा होगा। ये बीमा भी महंगा होगा। एक और महंगाई वाली खबर और सुन लीजिए। अब आपकी दवा की पर्ची पर थोड़ा ज़्यादा खर्च हो सकता है। 1 अप्रैल से नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन यानी कि NLEM में शामिल ज़रूरी दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। सरकार हर साल वेटेड एवरेज के आधार पर दवा की कीमतें तय करती है, और इस बार करीब 800 से ज़्यादा दवाएं इसके दायरे में आएंगी। सर, वो कौन कौन सी दवाएं हैं जो कि महंगी हो सकती हैं? दवाओं की महंगाई अप्रत्याशित है भारत में, जीएसटी के कारण भी, और दवाओं की महंगाई कोविड के बाद से जिस तरह से बढ़ी है, वो लोग जो दवा लेने जा रहे हैं और जो दवा का बिल और पर्चा देखते हैं वो महसूस कर सकते हैं। ये जो नई बढ़ोतरी आने वाली है वो लगभग 2% के आसपास होगी। इसमें 800 दवाएं हैं, काफ़ी बड़ा दायरा है, और हाल फिलहाल में ये सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। और इसमें वो सारी दवाएं हैं जिनका आम लोग इस्तेमाल करते हैं। इनमें पेन किलर्स हैं, इसमें एंटीबायोटिक हैं, इसमें इन्फेक्शंस वाली एंटी इन्फेक्टिव्स हैं, इसमें एंटी डायबिटिक हैं, और कैंसर ड्रग्स भी हैं। यानी नॉर्मल दवाओं से लेकर हाई एंड दवाओं तक का जो पूरा हिस्सा है इसे इसमें कवर किया जाएगा। और इनमें 1000 के आसपास दवाएं, 800 से 1000 के आसपास दवाओं की कीमतों पर असर पड़ेगा। इनमें पैरासीटामोल भी है, एजिथ्रोमाइसिन जैसी एंटीबायोटिक भी है। यानी आप अगले 1 अप्रैल के बाद जब अपनी सामान्य दवाएं लेने जाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि मेडिकल स्टोर वाला अब आपसे ज़्यादा कीमत मांगेगा। ओह, चलिए, तो अब देखते हैं अब और कहाँ से महंगाई आ रही है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, गर्मियों से पहले सरकार अब AC और फ्रिज को सस्ता बनाए रखने की तैयारी में है। इसके लिए भारत ने चीन की कंपनियों से कहा है कि वे भारत में ही कंप्रेसर की फैक्ट्री लगाएं। इससे सप्लाई चेन लोकल होगी और लागत भी कम रहेगी। ये कदम कूलिंग प्रोडक्ट्स की कीमत कंट्रोल में रखने की दिशा में काफ़ी बड़ा माना जा रहा है। सर, आखिर में सरकार इस कदम को उठाने क्यों जा रही है?
देखिए विपुल जी, एक तरफ पीएलआई है, मैन्युफैक्चरिंग की घोषणाएं हैं, पिछले 3 साल में 4 साल में बड़े दावे किए गए भारत में ब्राउन गुड्स की फैक्ट्रीज लगाने के लिए, पीएलआई लगाने के लिए। लेकिन हमारे देश की गर्मियां चीन की मदद के बिना ठीक नहीं हो सकती। यानी जिन भयानक गर्मियों की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मार्च में जो तापमान है वो दिख रहा है, इसे संभालने के लिए और घरों में एसी और फ्रिज के कंप्रेसर्स के लिए भारत आज तक इन सामान्य उत्पादों को बनाने की पर्याप्त क्षमता स्थापित नहीं कर पाया। पिछली बार भी हमने आपको बताया था कि चीन से जो कंप्रेसर भारत में आते थे उनके आने की आपूर्ति की प्रक्रिया खत्म हो गई थी। सरकार ने इसके लिए गुणवत्ता के मानकों में भी कमी कर दी थी और ये कहा था कि अगर आयातित उपकरण आते हैं उन पर गुणवत्ता के मानक लागू नहीं होंगे, जिससे कि कंप्रेसर्स की आपूर्ति बढ़ सके और गर्मी में लोगों को एसी और फ्रिज मिल सकें। लेकिन कीमतें बढ़ने की, बेतहाशा बढ़ने की संभावना है कंप्रेसर और फ्रिज और एसी के कंप्रेसर की शॉर्टेज के कारण। और अब इसलिए केंद्र सरकार थक हार कर चीनी कंपनियों को बुलाने पर मजबूर हो गई है कि वो भारत आएँ, उनका स्वागत है, वो यहाँ आकर हमारे देश के फ्रिज और एसी के लिए कंप्रेसर बनाएं। क्योंकि भारत में करीब कंप्रेसर बनाने वाली जो कंपनियां हैं, जिसमें डाइकिन है, एलजी है, मित्सुबिशी है, इन कंपनियों के पास सीमित क्षमताएं हैं, जबकि भारतीय बाजार काफ़ी बड़ा है और लोकल प्रोडक्शन यूनिट से केवल 35% डिमांड पूरी हो सकती है। आयात के बिना काम नहीं चलेगा। तो कोशिश ही की जा रही कि चीनी कंपनियों को बुलाकर भारत में कंप्रेसर की बनाने की क्षमता स्थापित की जाए। लेकिन आप सतर्क रहिएगा, कंप्रेसर की जो खींचतान मची है, इसलिए इस दौरान गर्मी में एसी और फ्रिज की कीमतें बढ़ सकती हैं, ऐसा लगभग तय लग रहा है। तो बढ़ सकती हैं कीमतें एसी और फ्रिज की भी। तमाम जो है चीज़ों की कीमतें हमने एक साथ महंगाई की जो जुड़ी हुई काफ़ी सारी खबरें जो है आपको बता दी। एक और खबर सुन लीजिए। एटीएम से पैसा निकालना जितना आम हो गया है, उतना ही ये बैंकों के लिए कमाई या फिर घाटे का जरिया भी बन चुका है। एसबीआई ने पिछले साल एटीएम विड्रॉल से 331 करोड़ रुपए कमाए हैं, जबकि कई सरकारी बैंकों को इससे नुकसान हुआ। इसका मतलब ये है कि नेटवर्क, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम और टेक्नोलॉजी का असर सीधा बैंकों की कमाई पर पड़ रहा है। सर, एटीएम फीस से एसबीआई कमा रहा है, बाकी गंवा रहे हैं, और ऐसा क्यों? ये भी आंकड़ा भारतीय बैंकिंग उद्योग के बारे में काफ़ी दिलचस्प है और हमें उस तस्वीर के बारे में बताता है जो तस्वीर दरअसल हमें सामान्य रूप से एटीएम पर जाते हुए पता नहीं चलती। मैं इस चार्ट को देख रहा हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, सारे सरकारी बैंकों ने जो एटीएम लगा रखे हैं उन पर उनको विशुद्ध नुकसान हो रहा है। किसी को पिछले साल 2023-24 का आंकड़ा है, किसी को 200 करोड़, किसी को 66 करोड़, किसी को 188 करोड़। बैंक ऑफ बड़ौदा को 212 करोड़ का नुकसान हुआ। केवल एक अकेला स्टेट बैंक है जिसे 331 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 203 करोड़ का नुकसान हुआ और इसकी सबसे बड़ी वजह नेटवर्क है। क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेटवर्क देश भर में सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा जगहों पर मौजूद एटीएम है, इसलिए एटीएम से निकासी पर जो फीस मिलती है उसमें अकेला स्टेट बैंक ऐसा है जिसे थोड़ा फ़ायदा हो रहा है। और इसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक करीब है थोड़ा, जिसका नुकसान 10 करोड़ से कम है। एटीएम सर्विसेज फिलहाल बढ़ी हैं, पर विपुल जी बैंकों के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हो रही हैं। इससे आप ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में बैंक एटीएम फीस बढ़ाने पर के लिए दबाव बनाएंगे, क्योंकि एटीएम चलाने के खर्चे काफ़ी महंगे हैं। एटीएम के लिए रियल एस्टेट लेनी पड़ती है, दुकान किराए पर लेनी पड़ती है, उसके साथ सुरक्षा के, टेक्नोलॉजी के, नेटवर्क के, एयर कंडीशनिंग के इंतज़ाम करने लग पड़ते हैं उस पूरी मशीन को चलाने के लिए। और अंततः ये कैश विड्रॉल जो वहाँ से हो रहा है वो बैंकों के लिए घाटे का सौदा बन रहा है। इस बीच आरबीआई की तरफ से सर आपने जो कहा वो आरबीआई शायद सुन रहा था, आरबीआई ने मंजूरी दे दी है और 1 मई से जो है वो जो फ्री ट्रांजैक्शन के बाद जो लागत होगी एटीएम से जो पैसे हम निकालते हैं उसकी लागत में जो है वो और बढ़ोतरी कर दी गई। यानी कि अब एटीएम से अगर आप जो फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं उसके बाद कुछ भी विड्रॉल करेंगे तो उसमें पहले जितना ट्रांजैक्शन में फ़ीस लगती थी वो बढ़ा दी गई है। इस बीच रिटेल लोन की मांग घटने और बैंकों की तरफ से एनबीएफसीज को दिए जाने वाले कर्ज में कमी के कारण बैंकों के कर्ज देने की ग्रोथ लगभग आधी रह गई है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2024-25 में फरवरी तक बैंकों की लोन ग्रोथ 10.9% दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 20.6% ग्रोथ रिकॉर्ड की गई। सर, क्रेडिट ग्रोथ का घटना अर्थव्यवस्था के लिए कितना गंभीर है और किन सेक्टर्स में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली? विपुल जी, अगर आप शेयर बाजार की घबराहट, बेचैनी को करीब से देख रहे हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं देखता। आप सुबह से शाम तक हम लोगों को बताते हैं कि बाजार में क्या हो रहा है। और बाजार अगर अपनी जो
ताज़ा तेजी आई है, जो गिरावट के बाद आई है, उसे थाम नहीं पा रहा है, तो उसकी एक बड़ी वजह इस आंकड़े में छिपी हुई है। अर्थव्यवस्था में क्रेडिट ग्रोथ का गिरते जाना दो चीज़ों का संकेत है। एक तो ये कि अर्थव्यवस्था में बड़ी क्रेडिट की मांग नहीं है, यानी कि जो जिन उत्पादों के लिए कर्ज बनाने के लिए कर्ज लिया जा रहा था वो नहीं लिया जा रहा है, और इसलिए बाजार में कर्ज की मांग नहीं और अर्थव्यवस्था में ग्रोथ की उम्मीद नहीं है। अब हम डेटा पॉइंट की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं कि बैंक क्रेडिट ग्रोथ में जो तेज गिरावट आई है एक साल के भीतर, अब ये बिल्कुल एक किस्म की असंगति है। सरकार एक तरफ कह रही है कि अर्थव्यवस्था में निवेश हो रहा है, लोग खर्च कर रहे हैं, बैंकों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए, और दूसरी तरफ बैंकों के पास कर्ज लेने वाले पहुंच ही नहीं रहे हैं, इसलिए क्रेडिट की ग्रोथ में करीब 10 आधी रह गई है, 20% से 10% आ गई। पर्सनल लोन की ग्रोथ रेट 2024 में 28% थी, घटकर 11% रह गई। ये बड़ा हिस्सा था, और इसी का असर विपुल जी हमें खपत पर, कारों पर, मोबाइल पर, इनकी बिक्री पर दिखाई दे रहा है। सर्विसेज सेक्टर जो भारत का सबसे ग्रोइंग सेक्टर था, इस चार्ट को हम रोकेंगे ताकि आप समझ सकें कि क्रेडिट ग्रोथ घटने का असर कहां कहां आने वाले समय में दिखाई देगा। सर्विसेज सेक्टर की क्रेडिट ग्रोथ रेट 2024 में 24.3% थी, जो घटकर 12% रह गई। हमें पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार और नौकरियां मिलती हैं सर्विसेज सेक्टर में, तमाम सेवाओं के क्षेत्र में। भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी में सबसे बड़ा हिस्सा सर्विसेज सेक्टर का है। यहाँ ग्रोथ घटने का मतलब है कि कंपनियां नया निवेश करने को तैयार नहीं है। इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट करीब 8.9% से 7.1% रह गई है, और कुल क्रेडिट की ग्रोथ रेट आधी रह गई है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था की में कर्ज की मांग की तस्वीर है, जो ये बताती है कि लोग कर्ज लेकर, या उद्योगपति या उद्यमी कर्ज लेकर आगे निवेश करने को तैयार नहीं है, कि उन्हें बाजार में मांग नहीं दिख रही है। दूसरी इसकी बड़ी वजह है कि गैर जमानती कर्ज को लेकर बैंक की सख्ती बढ़ी, और इसलिए पर्सनल लोन के हिस्से में उसका एक असर दिखता है। क्रेडिट कार्ड के ऊपर या जो छोटे कर्ज दिए जाते थे उस पर एक असर पड़ता है। बैंकों के लिए आरबीआई ने सख्ती भी की है कि उनको अपने एनपीए घटाने होंगे, और एनबीएफसीज के लिए बैंकों के कर्ज का एक्सपोजर, यानी एनबीएफसीज जो बैंक से कर्ज लेते थे उसे भी कम किया गया था। जी, इस बीच देश के टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूट यानी कि आईआईटीज में अब प्लेसमेंट उतना दमदार नहीं रहा। सरकारी डेटा के मुताबिक कई आईआईटीज में प्लेसमेंट रेट 10% तक गिरा है। कुछ जगह तो 94% से घटकर सीधे 83% तक पहुंच गया है। इसका मतलब ये है कि पढ़ाई के बाद सीधे जॉब मिलने की गारंटी अब उतनी नहीं रह गई जितनी की पहले थी। सर, कौन से ऐसे आईआईटीज हैं जिसमें प्लेसमेंट घटा है, और प्लेसमेंट घटने की बड़ी वजहें आप क्या देख रहे हैं? ये हमारे लिए भारतीय रोजगार परिदृश्य के लिए चिंताजनक खबर है, क्योंकि आईआईटी से ज़्यादा बड़ा प्रीमियर क्रीम इंस्टीट्यूशन भारत में कोई नहीं है, और यहाँ से प्लेसमेंट के लिए सबसे ज़्यादा लोग निकलते हैं। ये पहली बार ऐसी खबर आई, पहली बार ऐसी सूचना आई, जिसे बहुत गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। रोजगारों का परिदृश्य कैसा है, हम डेटा पॉइंट में आपको दिखाते हैं। संसदीय समिति ने बताया, संसदीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर ये आंकड़ा हमें मिला है, जो बेहद चौंकाने वाला है। 23 में से 22 आईआईटी के पास प्लेसमेंट के लिए लोग नहीं पहुंचे, यानी वहां से नौकरियां उतनी नहीं मिली जितनी पिछले साल मिली थी। उनके प्लेसमेंट रेट में बड़ी गिरावट आई है। आधे से ज़्यादा आईआईटीज़ में 10% प्लेसमेंट घट गया है। वैसे भी आईआईटी से कम ही लोग निकलते हैं, उसमें से भी 10% घट गया। केवल आईआईटी वाराणसी एक ऐसा था जहां से प्लेसमेंट में बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों में भीतर देखें तो आपको आईआईटी धारवाड़ 65%, 90% से 65% रह गया। आईआईटी जम्मू 92 से 70% रह गया। आईआईटी रुड़की 98 से 79% रह गया। इसके अलावा और भी आईआईटी हैं, दिग्गज आईआईटी में बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, सारे बड़े आईआईटी से नौकरियां के ग्रेजुएट्स को या वहाँ से निकलने वाले स्टूडेंट्स को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह विपुल जी ये है कि आईटी सेक्टर को मैक्सिमम वर्कफोर्स आईआईटी से सप्लाई होती थी। आईटी सेक्टर की या सूचना तकनीक सेक्टर की स्थिति भारत में भी बेहद चुनौतीपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है, और इसलिए इन आईआईटी से नौकरियों में कमी आ रही है। एक वजह और भी बताई है संसदीय समिति ने कि आईआईटी के ग्रेजुएट्स नौकरियों के बजाय आगे और पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आईआईटी से प्लेसमेंट घटना चुनौतीपूर्ण है और चिंताजनक है। बिल्कुल चिंताजनक है। लेकिन इस बीच देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज एनएससी का आईपीओ एक बार फिर टल गया। वजह है कि सेबी की कुछ रेगुलेटरी आपत्तियां हैं और गवर्नेंस से जुड़ी चिंताएं हैं। पहले ये माना जा रहा था कि इस साल एनएससी का बहुप्रतीक्षित आईपीओ आ जाएगा, लेकिन अब इसमें और देरी हो सकती है। मार्केट में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर उठे सवाल इसकी वजह माने जा रहे हैं। सर, सेबी ने अपनी चिट्ठी में किन चीज़ों पर सवाल उठाए हैं?
ये भी किस्सा बहुत लंबा हो गया। 2016 में एनएसई ने पहली बार अपने आईपीओ लाने के लिए प्रस्ताव सेबी को भेजा था। 2016 से आज हम 2025 में आ गए और भारत के प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंज का आईपीओ नहीं आ पाया। और इसकी बड़ी वजह यह है कि भारत के प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंज के कामकाज के तौर तरीकों से सेबी संतुष्ट नहीं है। ये वही एनएसई है जहां घोटाला हुआ था, जहां चेयरमैन ने कुछ लोगों को अलग से टर्मिनल लगाने की छूट दी थी। वो सारा घोटाला आपको पता है, जिसके बाद एनएसई विवादों में आया था। सेबी के पास अभी फिर कोशिश की एनएसई ने अपने आईपीओ को लाने के लिए, क्योंकि एनएसई के आईपीओ का बाजार काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहा है। इनफैक्ट इंतजार करते करते थक चुका है पिछले 10 साल में। पर सेबी ने फिर कई महत्वपूर्ण सवाल एनएसई के कामकाज को लेकर उठाए हैं। आईपीओ तो एक तरफ है, पर चिट्ठी में जो सवाल उठाए गए हैं वो निवेशकों के विश्वास और साख के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। सेबी ने कहा है कि एक तो एक्सचेंज का जो इंटरनल प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंस नहीं है। अब आप सोचिए, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज का, जहां साल लाखों लोग ट्रेड करते हैं, उसके इंटरनल प्रोसेस पर भारत के स्टॉक रेगुलेटर को डाउट है, शक है। और इसके बाद जो गवर्नेंस है वो ठीक नहीं है। हमने देखा ही गवर्नेंस में कि एनएसई के चेयरमैन को घोटाले और भ्रष्टाचार में शामिल पाया गया। क्लीयरिंग कॉरपोरेशन में स्टेक घटाने के लिए कहा गया है एनएसई से, क्योंकि और इसके अलावा कई सारे कर्मचारियों से जुड़े और व्यवस्था से जुड़े सवाल हैं। और इससे संकेत ये मिला है विपुल जी कि फिलहाल सेबी एनएसई के आईपीओ को इजाज़त देने के पक्ष में नहीं दिख रहा है। इस वित्त वर्ष में तो ऐसा नहीं लगता कि अगले कुछ महीनों में सेबी एनएसई के आईपीओ को हरी झंडी दिखाएगा। जी। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको भारत में बड़ा निवेश कर सकती है। खबर यह है कि कंपनी बीपीसीएल और ओएनजीसी के आने वाली रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी लेने को लेकर के बातचीत कर रही है। अगर डील ये फाइनल होती है तो इससे भारत के एनर्जी सेक्टर में विदेशी निवेश को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। सर, सऊदी अरामको क्या स्ट्रेटजी बना रहा है और इस कदम के माध्यम से कैसे देख रहे हैं इस इन्वेस्टमेंट को? ये बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम है भारतीय तेल उद्योग की दृष्टि से। सऊदी अरामको ओएनजीसी की गुजरात रिफाइनरी में और बीपीसीएल की आंध्र प्रदेश रिफाइनरी में हिस्सेदारी लेना चाहता है। इससे पहले करीब 5-6 साल पहले, 7 साल पहले भारत सरकार की तरफ से अपनी सरकारी रिफाइनरीज में हिस्सेदारी के लिए विदेशी कंपनियों से कोशिश की गई थी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। अरामको ने रिलायंस में इन्वेस्टमेंट किया था। सऊदी सरकार भारत के तेल बाजार को करीब से देख रही है। हम आपको बताते आ रहे हैं कि भारत की आयातित तेल पर निर्भरता काफ़ी बड़ी हो गई है। अभी वेनेजुएला के तेल पर ट्रंप की सख्ती के बाद भारतीय रिफाइनरीज के लिए तेल के विकल्प ढूंढने की तैयारी हो रही है। इस बीच सऊदी अरब इस बाजार को, जिस बाजार पर अमेरिका बड़ा हिस्सा लेना चाहता है, अब ट्रंप लेना चाहते हैं, वहां अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और इसलिए वो सरकारी रिफाइनरीज के साथ में निवेश की तैयारी कर रहा है। रणनीति साफ है कि अगर सरकारी रिफाइनरीज में अरामको का निवेश आएगा तो फिर सऊदी अरामको का कच्चा तेल भी यहाँ आएगा। लगभग ऐसी ही रणनीति सऊदी अरामको ने चीन के बारे में भी बनाई थी बीते वर्ष जब चीन में निवेश किया था। तो ये काफ़ी एग्रेसिव आक्रामक रणनीति है सऊदी अरामको की भारत के बाजार में तेल की आपूर्ति को लेकर, और इसका असर हमें लंबे समय बाद आज दोनों कंपनियों के स्टॉक्स पर दिखा विपुल जी। दोनों कंपनियों के स्टॉक्स भी शायद इस वजह से थोड़ा चलते हुए दिखाई दिए, जबकि बाकी तेल कंपनियों में रिलायंस के स्टॉक में हमें नरमी दिखाई दी। तो ये वो खबर थी जिसने ओएनजीसी और बीपीसीएल के स्टॉक को आज समर्थन दिया। बिल्कुल, इसकी वजह से आज हमने देखा कि बीपीसीएल में करीब 0.25% और ओएनजीसी में करीब 2% के आसपास की तेजी देखने को मिली, जबकि जैसा आपने बताया रिलायंस हो चाहे आईओसी हो, इन तमाम तेल कंपनियों में दबाव देखने को मिला। और इन कंपनियों पे अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और इस खबर का क्या असर होगा, उसके लिए खबरों का खेल देखिए हमारे साथ, तो जब भी आपको समय मिले। इस बीच फरवरी के महीने में एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स को बंद करने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। डेटा दिखाता है कि सबसे ज़्यादा क्लोजर रेगुलर अकाउंट्स में हुए हैं, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट जो एडवाइजर्स या एजेंट्स के जरिए होते हैं। इससे सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या अब निवेशक सीधे डायरेक्ट रूट को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? सर, रेगुलर और डायरेक्ट खातों में आखिर में फ़र्क क्या है? विपुल जी, ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है और म्यूचुअल फंड निवेशक जो कि इस कार्यक्रम को लगातार देखते हैं, उन्हें इस आंकड़े को गहराई से समझना चाहिए, क्योंकि भारत में म्यूचुअल फंड उद्योग में निवेश के तौर तरीकों के बारे में, खासतौर से इस ताजी मंदी की रोशनी में जो बदलाव आए हैं उनको रेखांकित करती है। तो हम डेटा पॉइंट की तरफ चलते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल क्या हुआ। डायरेक्ट और रेगुलर दो तरीके के तरीके होते हैं जिनके माध्यम से आप किसी म्यूचुअल फंड की स्कीम में निवेश करते हैं। या तो आप स्वयं जाते हैं किसी एग्रीगेटर की वेबसाइट पर और अपने मन का म्यूचुअल फंड चुन लेते हैं और उससे निवेश करते हैं,
करते हैं, या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको किसी फंड को खरीदने की सलाह देते हैं। तो जब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको कोई फंड खरीदवाता है तो उसे रेगुलर कहा जाता है, आप स्वयं खरीदते हैं तो उसे डायरेक्ट कहा जाता है। और करीब करीब 80% SIPs जो हैं वो अभी रेगुलर प्लान के आसपास हुए जो बंद हुए हैं। अब पहले हम कुछ आंकड़े देखें। 2023 में करीब 3.48 करोड़ नए SIP खाते खुले थे, लेकिन 2024 के अंत तक इसमें केवल 1.82 करोड़ ही एक्टिव रह पाए। ये बड़ा फर्क है। SIP की क्रांति का ये दूसरा चेहरा है जो आमतौर पर हमें नहीं दिखता या बताया नहीं जाता। हम आपके लिए डेटा पॉइंट में से लेकर आए हैं। SIP के खुलने की रफ्तार, पीछे चलते हैं दोबारा उस स्क्रीन पर डेटा पॉइंट की, जिससे हम और समझ सकें कि अंदर क्या हो रहा है। दूसरा ये कि SIP बंद होने की दर 48% हो गई है, जो कि 2022 में 42% थी। यानी करीब 100 में से 48 SIP बंद हो जाते हैं। ये आंकड़ा दिखाई दिया है। अब हम अगले चरण पर चलते हैं। जनवरी में करीब 56.19 लाख खाते, 56.19 लाख खाते खुले और 61 लाख खाते बंद हुए SIP के। जनवरी में बंद होने वाले 80 खातों में 80% हिस्सा विपुल जी रेगुलर प्लान्स का था। इससे पता चलता है कि शायद डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जो सलाह दी वो उसके बाद वो उन खातों को जिनमें गिरावट के बाद लोगों ने खातों को बंद करना बेहतर समझा। AUM में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई है। जिनके SIPs चल रहे हैं उन्होंने अपने निवेश बढ़ाए हैं, लेकिन ज़्यादातर ये भी माना जा रहा है कि खाते जो हैं वो पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट के कारण भी बंद किए गए हैं। कई जगह ऐसा भी लगता है। ये आंकड़ा और देख लीजिए, डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर। 2024 में नए SIP रजिस्ट्रेशन में 45% SIP खाते डायरेक्ट थे, यानी लोगों ने खुद खरीदा था, जिसका जिक्र भी विपुल जी कर रहे थे, जबकि 55% रेगुलर प्लान थे। तो अब हिस्सा लगभग बराबरी की तरफ आ रहा है, आधा आधा आ रहा है। आधी SIP अकाउंट लोग खुद खरीदते हैं और आधे SIP अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए किए जाते हैं। लेकिन रेगुलर प्लान से निवेश ज़्यादा आता है, यानी जब डिस्ट्रीब्यूटर जाता है तो बड़े SIP अकाउंट लेता है, बड़े निवेश लेकर आता है। जब डायरेक्ट लोग खरीदते हैं तो छोटे छोटे SIP करते हैं। डायरेक्ट प्लान की हिस्सेदारी इसीलिए म्यूचुअल फंड के AUM में केवल 29% है। तो नंबर तो बड़ा है, AUM में हिस्सेदारी कम है। लेकिन ये बंद होना हमें ये बताता है कि म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर्स के बताने पर जिन लोगों ने निवेश किया था उन्हें बाद में अपने फैसलों पर शायद पुनर्विचार करना पड़ा है। अगला सवाल भी वही था सर कि आखिर में SIP के क्लोजर के जो आंकड़े हैं वो अगर हम उनको बीच से समझने की कोशिश करें तो क्या बता रहे हैं? दो चीज़ें, एक तो ये कि हमें अब हमारे लिए या बाकी जो आम निवेशक हैं उन्हें म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर आपको बेहतर जानकारी देता है। लेकिन आपको हमारे जैसे कार्यक्रम हैं, सिप की टिप, इन जैसे कार्यक्रमों को लगातार देखते रहना चाहिए ताकि आप डिस्ट्रीब्यूटर से सही सवाल कर सकें, सही जानकारी ले सकें। बाजार में गिरने के बाद SIP बंद कराना कोई रास्ता नहीं है, बल्कि बाजार में गिरते समय अगर आपकी SIP जारी रहती तो आने वाले समय में आपको और ज़्यादा बेहतर फ़ायदा देती है, क्योंकि आप उस समय कम पैसे में ज़्यादा यूनिट्स खरीद पाते हैं और बाद में यूनिट्स एक्यूमुलेट होकर आपको बाद को बेहतर रिटर्न देती हैं। लेकिन ये भी है कि धीमे धीमे लोग सीख रहे हैं, जान रहे हैं और सीधे अपना निवेश भी कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी इस मामले में एक सबक है कि इसके बाद कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी अपने कामकाज के तौर तरीकों को बेहतर करना होगा, लोगों को बेहतर और ट्रांसपेरेंट जानकारी देनी होगी, जिससे कि शेयर बाजार में गिरावट के समय वैसा व्यवहार ना करें जैसा कि स्टॉक ट्रेडर करते हैं। अक्सर ये बात हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं कि म्यूचुअल फंड निवेशक स्टॉक ट्रेडर हरगिज नहीं है। म्यूचुअल फंड निवेशक लंबे समय के लिए निवेश करता है, वो ट्रेडर नहीं है कि स्टॉप लॉस लगाकर बाहर निकाला है। लेकिन सर ये जो डेटा आपने सामने रखा, चीज़ों को बताया, इस तमाम डेटा पॉइंट्स को देखने के बाद, समझने के बाद इन्वेस्टर बिहेवियर के बारे में इससे क्या पता लगा? इन्वेस्टर बिहेवियर के बारे में हमें दो चीज़ें पता चली कि एक तो अभी भारत के म्यूचुअल फंड निवेशक उतने परिपक्व नहीं हुए हैं कि वो बाजार में गिरावट का असर म्यूचुअल फंड पर समझ सकें, क्योंकि बाजार गिरता है तो उनके चार्ट पर, उनके एग्रीगेटर पर म्यूचुअल रिटर्न घटता दिखाई देता है और उस समय उनको लगता है कि नुकसान आने वाले समय में और बढ़ेगा और अपनी SIP बंद कर देते हैं। SIP बंद करना तो उस समय सबसे ज़्यादा गलत है, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि उस समय SIP जारी रखने से आपको और ज़्यादा आने वाले समय में फ़ायदा होता है, क्योंकि आपको यूनिट की वैल्यू गिरने के बाद उस SIP के बदले थोड़ी ज़्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं। लेकिन भारतीय म्यूचुअल फंड निवेशकों को परिपक्व होना पड़ेगा, उनकी मैच्योरिटी की उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी वो इस बाज़ार में अपने आप को मजबूत कर सकेंगे। बाज़ार वापस रिकवरी की तरफ आ रहा है, बहुत सारी नसीहतें देकर हमें जा रहा है। चलिए अब जो है एक और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। भारत तब अमेरिका से ट्रेड रिलेशन को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठा सकता है। दोनों पक्षों के बीच व्यापार वार्ता
अंतिम दौर में है। खबर यह है कि 4 से 5 ऐसे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पर बड़ी टैरिफ कटौती की तैयारी की जा रही है, जो कि अमेरिका के लिए खास है। ये कदम दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ाने और ट्रेड वॉल्यूम को तेज करने की कोशिश माना जा रहा है। संभावना ये भी है कि भारत की तरफ से अमेरिका को बादाम, पिस्ता, अखरोट, मसूर और क्रेनबेरी जैसे कृषि से जुड़े प्रोडक्ट्स पर भी इम्पोर्ट ड्यूटी पर राहत दी जा सकती है। सर, कई दिनों से चर्चाएं बनी हुई हैं, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे कौन कौन सी वो बड़ी रियायतें हैं जो भारत देने जा रहा है या दे सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर पिछले 3 महीने से जो सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी अनिश्चितता थी, उस पर फैसले की घड़ी अब करीब आ गई है। ट्रंप क्या क्या वसूल रहे हैं भारत से, क्या क्या मांग रहे हैं, इसके कंटूअर्स, इसके कुछ हिस्से खुलकर सामने आने लगे हैं। हम आपको लगातार इस कार्यक्रम में बता रहे हैं कि ट्रंप बेहद आक्रामक हैं। वो भारत को लगातार रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की चुनौती दे रहे हैं। जो हमारे पास संकेत हैं अभी फिलहाल, उनके बेस पर हम बताते हैं कि भारत दरअसल अपने हाल फिलहाल के इतिहास की में अमेरिका को सबसे बड़ी रियायतें देने जा रहा है, अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप को भारतीय बाजार के लिए। और ये बिल्कुल उल्टा है सरकार के 2014 के बाद के रुख का, जब भारतीय बाजार को संरक्षित करने, रोकने, इंपोर्ट पर डिपेंडेंस घटाने, आत्मनिर्भर भारत बनाने, मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देने के बिल्कुल विपरीत ट्रंप के साथ जिस ट्रेड डील पर चर्चा चल रही है, उसमें भारत अपने बाजार को काफ़ी खुलेगा, करने वाला है। करीब 23 अरब के इंपोर्ट पर ड्यूटीज़ में 50% की कमी संभव है, इसके संकेत मिल रहे हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ से बचने की तैयारी है क्योंकि 2 अप्रैल से वो लागू हो जाएंगे। भारत, ऐसा माना जा रहा है कि भारत को यूएस के जो 66 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट हैं जो भारत से जाते हैं, उन्हें रेसिप्रोकल टैरिफ का उन पर असर हो सकता है। अब ये जो कुछ खास चीज़ें हैं जिन्हें देखिए, इसमें एक चीज़ अभी ताज़ी आई, जब हम इसको तैयारी कर रहे थे तो सूत्रों से पता चला कि भारत अमेरिका से आने वाली LNG पर इंपोर्ट ड्यूटी में बड़ी कटौती कर सकता है या उसे समाप्त भी कर सकता है। ये भी प्रस्ताव इस चर्चा में रखा गया है। कृषि क्षेत्र में बादाम, क्रैनबेरी, मसूर, अखरोट और विस्की ये हैं जिन पर रियायत दी जा सकेगी। इसमें कुछ दालें भी होंगी जिनका इंपोर्ट पहले कनाडा से किया जाता था, वो अब अमेरिका से किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति भारतीय बाजार में बड़ी रियायतें मांग रहे हैं और भारत क्रमशः धीमे धीमे उन रियायतों को देने की तरफ बढ़ता दिख रहा है। यह आंकड़ा समझना जरूरी है कि रियायतें कितनी बड़ी होंगी और उनका असर क्या होगा। भारत जो सामान बेचता है अमेरिका में, उस पर यूएस में औसत टैरिफ 2.8% है। भारत में यूएस से जो सामान आता है उसमें औसत टैरिफ करीब 7.7% है। तो 4 से 5% की कटौती सीधी भारत अमेरिका को ऑफर कर सकता है इस डील में, जिसकी तैयारी चल रही है। बातचीत लगभग किनारे है, इसी हफ्ते शायद ये पूरी हो जाएगी और कोशिश ये है कि 1 अप्रैल तक, 2 अप्रैल की तारीख से पहले भारत और अमेरिका की ये बायलैटरल ट्रेड डील, जिसको BTA कहा जाता है, उसके कुछ बड़े हिस्से सामने आ जाएं, जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप 2 अप्रैल के रेसिप्रोकल टैरिफ के प्रस्ताव को लागू करने से रुक जाए। लेकिन सर, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि आखिर में सब चीज़ों के बाद भारत को क्या मिलेगा। बड़ा मुश्किल है विपुल जी, और ये बात हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के तमाम ट्रेड स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट्स जो संस्थाएं हैं, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल एक तरफा डील नहीं होनी चाहिए। भारत को भी अमेरिकी बाजार में कुछ मिलना चाहिए, पर जिस तरीके का दबाव है ट्रंप का, जिस तरीके की आक्रामकता है ट्रंप की, उसमें मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि भारत को कभी भी अपने बाजार को खोलने को लेकर इतना ज़्यादा दबाव में नहीं देखा गया और इतनी बड़ी रियायतें इस लेवल तक देने की बात कभी नहीं हुई, बल्कि इसकी उल्टी परिस्थिति थी। भारत ने 2018 में अमेरिका के इसी तरह के प्रयासों को जवाब दिया था, काउंटर टैरिफ लगाए थे, WTO में जाकर अपील की थी। इस बार परिस्थिति बिल्कुल बदली हुई है। इसके बदले भारत को क्या मिलेगा? शायद यही कि फिलहाल अभी ये कि वो जो 2 तारीख की डेडलाइन है रेसिप्रोकल टैरिफ वाली, वो किसी तरह से टल जाए। हालांकि GTRI जैसी संस्थाएं या बाकी संस्थाएं लगातार सरकार से कह रही हैं, विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि भारत को ये बराबरी की डील करनी चाहिए। यदि अमेरिका भारत के बाजार में बड़ी हिस्सेदारी मांग रहा है तो भारत को उसके बदले भी कुछ ठोस चीज़ें इस संधि से हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। तस्वीर क्या होगी हमारे सामने आएगी और हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि भारत और अमेरिका के बीच बायलैटरल ट्रेड डील में क्या निकला, क्योंकि भारत के व्यापार उदारीकरण के इतिहास में, 1991 के उदारीकरण के इतिहास में, ये अपने तरीके की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण संधि होने वाली है। इसलिए इस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं।
पूरी दुनिया की निगाहें हैं, भारतीय निवेशकों की निगाहें हैं, विदेशी निवेशकों की निगाहें हैं, तो सबकी निगाहें लगी हुई हैं और इसी वजह से बाज़ार भी आज थोड़ा सा आशंकित रहा, क्या होगा, जो है इसको लेकर के क्या फ़ैसले होते हैं। तो निगाहें हमारी बनी हुई हैं, लंबा वीकेंड है, तो देखते हैं क्या कुछ चीज़ें निकल कर के आती हैं। लेकिन कल हमने आपसे सवाल पूछा था और अब उस सवाल को सही जवाब देने वाले लोगों के नाम बताने का समय आ गया है। तो कल के इस प्रश्न पर जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिए हैं, जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और बताते हैं कि आखिर में किन किन लोगों ने सही जवाब दिए हैं। उसमें नाम है अजय कुमार जी का, उसमें प्रदीप साध जी हैं, अमृत पालीवाल जी ने भी सही उत्तर दिया है, सुमन झा जी ने सही उत्तर दिया है और ज़मीर काजी साहब हैं, इन्होंने भी सही उत्तर दिया है। अब वक्त हो गया है आज के सवाल को पूछने का और बताने के लिए कि आज thebonus.in पर आपको कौन सी बड़ी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें हैं जो देखने को मिल सकती हैं, तो उस पर भी नज़र डालते हैं। ये वो नाम है जिन्होंने कल के प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे। अब जो खबरें आप देख सकते हैं उनमें है कि हर 100 में से 73 लोग यूपीआई बंद करने को तैयार हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा, आप पढ़ सकते हैं डिटेल में www.thebonus.in पे। इसके अलावा भारत ने की अमेरिका को क्या नई पेशकश, जवाब मिलेगा आपको डिटेल के साथ हमारी वेबसाइट पे। कार और बाइक का बीमा कितना होगा महंगा, BEML, BHEL और ONGC में क्या हुआ, ये जो है आपको ये भी जानकारी वहाँ पर मिलेगी। और क्रिस फुट को भाए कौन से भारतीय शेयर, इसी प्रश्न का उत्तर आपको तलाशना है। www.thebonus.in पर जाइए और इस खबर को ढूंढिए। इस खबर के सही उत्तर से कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें बताइए और जो लोग सही उत्तर देंगे उनके नाम जो है अब हम मंगलवार को घोषित करेंगे, क्योंकि लंबा वीकेंड है, ईद की छुट्टी है सोमवार को, तो मंगलवार को जब हम लौटेंगे तो सभी विजेताओं के नाम की घोषणा मंगलवार के दिन की जाएगी। लंबा वीकेंड है, आप लोग अच्छे से अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए। सर, लेकिन लोगों के मन में डर तो होगा ही कि इस वीकेंड पे कहीं कुछ ट्रम्प साहब की तरफ से नई घोषणा ना हो जाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? ये वीकेंड कई सारी घटनाक्रमों के बीच में है और इसमें सबसे बड़ा घटनाक्रम भारत में है। अमेरिका की ट्रेड मंत्री की टीम भारत में आई हुई है, तो हमारे लिए वीकेंड के बजाय इसको लगातार जांचने और बताने का अवसर रहेगा कि हम इन वार्ताओं में क्या हो रहा है। लेकिन संभावना ये कि शायद 31 तारीख के आसपास इससे कुछ फैसला निकल कर आएगा और जिसके बारे में घोषणा होगी और उसके बाद अगले दिन हम इसका विश्लेषण करने के लिए आपके सामने उपलब्ध होंगे। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। तो कार्यक्रम को तो समाप्त करने का वक्त हो गया, लेकिन हाँ, जो भी अपडेट होगी सैटरडे, संडे, मंडे में वो आपको thebonus.in पे जानकारी आपको मिल जाएगी। और जो है बाकी वीकेंड के लिए हमने बहुत अच्छे कार्यक्रम तैयार करके रखे हैं आपके लिए, वो उनको सुनिए, उनको देखिए और उनसे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप पढ़िए। बोनस के साथ बने रहिए, बोनस आपको मिलता रहेगा। बाकी 3 दिन एंजॉय कीजिए। मंगलवार को जो देखते हैं बाज़ार कैसा खुलता है, उसके बाद में हम सुबह से ही आपको 10 बजे से जानकारी देना शुरू कर देते हैं, इनफैक्ट 8:45 बजे से, चूक ना जाना के साथ। तो बने रहिए बोनस के साथ। इजाज़त दीजिए मुझे, नमस्कार।